Welcome students, welcome you all for the lecture of thyristor. As we all know, thyristor is very basic and very important component in the study of power electronics. हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में thyristor के बिना हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को इमेजिन भी नहीं कर सकते. तो हम thyristor के बारे में कुछ फैक्ट्स आज डिस्कस करेंगे. 1957 में पहली बार thyristor को इन्वेंट किया गया था या बनाया गया था JEC नाम की कंपनी जो कि यूएसए में है उसके द्वारा. thyristor की फैमिली में अकेले thyristor नहीं है, इसकी फैमिली में और भी बहुत सारे मेंबर्स हैं. जैसे कि पहला मेंबर है SCR जिसका नाम है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर. द सेकंड मेंबर इन दिस फैमिली इज़ ट्रैक, थर्ड वन इज़ डायक, फोर्थ वन इज़ सिलिकॉन कंट्रोल्ड स्विच. उसके बाद आता है प्रोग्रामेबल यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर एंड द लास्ट वन इज़ गेट टर्न ऑफ thyristor या GTO भी जिसको हम कहते हैं. इस फैमिली के सारे ही मेंबर्स अपने आप में एक दूसरे से थोड़े थोड़े अलग हैं पर काफ़ी सिमिलर भी हैं कुछ मामलों में. अगर हम ब्रॉडली इस फैमिली को स्टडी करें तो SCR इस फैमिली में काफ़ी डोमिनेटिंग एलिमेंट या डोमिनेटिंग मेंबर माना जाएगा क्योंकि SCR इन सबसे पहले आता है. और SCR की खासियत का अंदाज़ा हम इस बात से भी लगा सकते हैं कि कई बार SCR को thyristor या SCR को thyristor भी कह के बुलाया जाता है. जैसे कि हम देखते हैं कि किसी फैमिली में अगर किसी फैमिली मेम्बर ने कुछ खास अच्छा काम किया है, कुछ ऐसा काम किया है जिससे हमारी सोसाइटी को फ़ायदा हो, तो वो पूरी फैमिली उस आदमी या उस पर्सन के नाम से जानी जाती है. वैसे ही इस thyristor फैमिली में SCR का इतना दबदबा है कि हम कई बार SCR को कॉमनली thyristor के नाम से भी बुलाते हैं. जैसे कि आप देखेंगे आपके एग्ज़ाम्स में भी कई बार SCR की वर्किंग पूछने के लिए आपको बोलेगा कि आप thyristor की वर्किंग बताइए. तो हम SCR के बारे में पढ़ेंगे. SCR इज़ बेसिकली सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर. जैसा कि नाम में ही छुपा है, ये सिलिकॉन से बना हुआ है और ये रेक्टिफायर है पर कंट्रोल्ड रेक्टिफायर. अब ये रेक्टिफायर शब्द कहाँ से आया, रेक्टिफायर क्या है और ये कंट्रोल्ड रेक्टिफायर क्यों है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे. रेक्टिफायर जैसा कि हम जानते हैं, हमने डायोड के एप्लीकेशंस में पढ़ा है कि रेक्टिफायर जो है AC सिग्नल को DC सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए जाना जाता है या यूज़ होता है और ये उसकी यूनी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी की वजह से होता है. अच्छा, तो SCR तो हमारा हो गया रेक्टिफायर. अब ये कंट्रोल्ड रेक्टिफायर क्यों है? अगर हम बात करें या हमने पहले चैप्टर में बात कर रखी है कि सिस्टम और कंट्रोल सिस्टम में क्या फ़र्क है, तो सिस्टम वो सिस्टम होता है जो कि एक इनपुट को आउटपुट में बदलता है, वो सिस्टम कहलाता है. लेकिन ऐसा सिस्टम जो हमारे इनपुट को एक डिज़ायर्ड आउटपुट में बदले, वो सिस्टम की बजाय कंट्रोल सिस्टम कहलाता है क्योंकि जो उसका आउटपुट है वो कंट्रोल्ड है, वो हमारे नीड के हिसाब से ही बनाया गया है, जिसमें हमने एक फीडबैक एलिमेंट लगा रखा है या ऐसा कुछ. सो बेसिकली यहाँ पर भी कंट्रोलिंग का काम हो रहा है, मतलब रेक्टिफिकेशन तो हो रहा है लेकिन कंट्रोल. इसीलिए हम सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर को कंट्रोल्ड रेक्टिफायर भी कहते हैं. और ये सिलिकॉन से क्यों बना होता है इसकी हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में. फ़िलहाल हम यहाँ पर सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इन टॉपिक्स में इंक्लूडेड होंगे हमारा इंट्रोडक्शन सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर जो कि SCR है वो क्या है, उसके बाद ये काम कैसे करता है, हाउ डज़ SCR वर्क, कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं इसके, ये करंट और वोल्टेज में कैसे अपने आप को बताता है, यानी कि हम वोल्टेज बढ़ाने से करंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, वो हम इस बारे में डिस्कस करेंगे. SCR की क्या इंपॉर्टेंस है और कंक्लूज़न में हम डिस्कस करेंगे कि क्या अल्टीमेटली SCR एक बेनिफिशियल डिवाइस है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, या इससे बेटर एलिमेंट्स या बेटर डिवाइसेस हैं. अब आता है इंट्रोडक्शन पार्ट में जैसा कि हम जानते हैं SCR हमारे thyristor फैमिली का सबसे ओल्डेस्ट मेंबर है. जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि SCR एक thyristor फैमिली का एक ओल्डेस्ट और डोमिनेटिंग एलिमेंट है, इसीलिए कई बार SCR को thyristor के नाम से भी जाना जाता है.
SCR क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। SCR थर्ड पॉइंट है, SCR हैव लो ऑन स्टेट कंडक्शन लॉस एंड हाई पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी। SCR की खासियत में एक बात ये भी गिनी जाती है कि SCR जो है उसका लो ऑन स्टेट कंडक्शन लॉस होता है। इसका मतलब है कि उसके काम करने में जो कंडक्शन का जो लॉस हुआ, यानी कि जो करंट जिसका इनपुट आउटपुट में नहीं कन्वर्ट हो पाया, जो कि लॉस हो गई, वो ऑन स्टेट लॉस कहलाता है, वो कम पाया जाता है। उसके साथ ही ये हाई पावर को हैंडल कर सकता है। जैसे कि हम जानते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम हाई पावर, हाई करंट, हाई वोल्टेज, हाई रेटिंग की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम इसका हर जगह प्रचुर मात्रा में इसका यूज़ करते हैं। ये बेसिकली एक स्विच है और ये कंट्रोल रेक्टिफिकेशन के लिए यूज़ होता है। इसमें हम रेक्टिफिकेशन के ड्यूरेशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। हम जितने ड्यूरेशन का रेक्टिफिकेशन चाहें हम उसके फायरिंग एंगल को चेंज करके प्राप्त कर सकते हैं। फायरिंग एंगल क्या है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना जानते हैं कि रेक्टिफिकेशन तो डायोड भी करता था, पर यहाँ पर क्या डिफरेंट है कि यहाँ पर रेक्टिफिकेशन जो है वो कंट्रोल हो रहा है। उसके अलावा ये MESA टेक्नोलॉजी, MESA टेक्नोलॉजी को यूज़ करके फैब्रिकेट किया जाता है और ये फास्टेस्ट स्विच की तरह भी जाना जाता है। ये नैनो सेकेंड्स में काम करता है। और अगर हम जनरल बात करें, अभी हमने कहा कि ये फास्टेस्ट स्विच की तरह काम करता है, तो ये BJT जो कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है उससे भी फास्ट काम करता है। और इसका जो इसके तो वैसे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, पर उनमें से एक जो हमारा मेन एप्लीकेशन है वो है स्पीड कंट्रोल ऑफ DC मोटर। आगे हम चल के आगे और भी एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं जो कि है व्हाट इज़ SCR, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। The silicon control rectifier, which is a power electronic device, is unequivocal of the greatest interest today. It was first introduced in 1957 by Bell Telephonic Laboratories, and it can convert AC into DC at the same time, can be control the amount of power fed to the load. So अभी जैसे कि हमने डिस्कस किया, पहले पॉइंट में हमने लिख रखा है कि सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस है जिसकी हम आजकल इंडस्ट्रीज़ में कहें या कंट्रोल सिस्टम में कहें या हमारे रोज़मर्रा की लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहां हम सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर का यूज़ करते हैं, जहां पर हमको आउटपुट जो है वो कंट्रोल्ड चाहिए। और दूसरा है, हमने लिखा है दूसरे पॉइंट में कि ये पहली बार 1957 में बेल लेबोरेटरी के द्वारा बनाया गया था। ये मेनली AC to DC काम करता है और उसके साथ ही साथ ये बड़े अमाउंट ऑफ पावर को लार्ज करंट और लार्ज वोल्टेज या लार्ज रेटिंग पे काम कर सकता है, इसीलिए हम इसको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ करते हैं। अब आते हैं व्हाट इज़ सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर क्या है? अभी तक हमने इसके जनरल ओवरव्यू के बारे में बात किया, जनरल कंस्ट्रक्शन के बारे में बात किया। अब हम बात करते हैं कि बेसिकली ये है क्या। अगर कंस्ट्रक्शन वाइज देखें तो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर एक सॉलिड स्टेट डिवाइस है जो कि कंट्रोल करता है करंट की फ़्लो को। अब बात आती है कि करंट की फ़्लो को कंट्रोल तो डायोड भी करता है, यहाँ पे क्या फ़र्क है? जैसा कि हम इसके सिंबल में भी देख पा रहे हैं, इसका सिंबल डायोड से काफ़ी हद तक मिलता है। अगर हम देखें तो इसमें डायोड के सिंबल को पूरा यूज़ किया गया है, उसके अलावा एक एक्स्ट्रा टर्मिनल गेट दिया गया है। सो बेसिकली सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर करंट के फ़्लो को कंट्रोल करता है, मींस ये एनोड से कैथोड की करंट को फ़्लो को कंट्रोल करता है गेट के थ्रू। यहाँ पर इसमें 3 टर्मिनल्स पाए जाते हैं, एनोड, कैथोड और गेट। और हम इसको 2 एप्लीकेशंस के लिए यूज़ करते हैं जो कि है स्विचिंग और एम्पलीफिकेशन। अब आता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ SCR क्या है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ SCR में हम देखेंगे कि द SCR कंसिस्ट ऑफ ए 4 लेयर PN स्ट्रक्चर विद आउटर लेयर आर रिफर्ड एज एनोड एंड द कैथोड। जैसा कि यहाँ पे हमने लिख रखा है कि SCR बेसिकली एक 4 लेयर डिवाइस है जिसमें जो कि PN सीक्वेंस में लेयर्ड है
or the control terminal of SCR is named the gate and it is connected to the P layer located next to the cathode. So basically हमारे पास 4 layers हैं, P, N, P और N, जो कि हमारी पहली P लेयर है उसको हमने एनोड टर्मिनल से कनेक्ट कर रखा है, लास्ट वाली N लेयर को हम लोगों ने कैथोड टर्मिनल से कनेक्ट कर रखा है, और जो हमारा सेकेंड P लेयर है मतलब PN में जो सेकेंड वाला P है बेसिकली थर्ड लेयर है, उसको हम लोगों ने गेट टर्मिनल से कनेक्ट कर रखा है. द 3 जंक्शन आर नॉर्मली डिनोटेड एज J1, J2 एंड J3. जैसा कि हमको पता है कि जब हमने डायोड में 2 लेयर, एक P लेयर और एक N लेयर लगाई थी, तो हमारे पास एक जंक्शन प्राप्त हुआ था या हमने पाया था. वैसे ही अगर हम यहाँ पे बात करें, 2 लेयर्स के बीच में एक जंक्शन बनता है, तो हमारे 4 लेयर्स के बीच में 3 जंक्शन बनेंगे जिसका नाम है J1, J2 एंड J3. J1 जो है हमारा एनोड के करीब है, J3 जो है हमारा कैथोड के करीब है, और जो बीच वाली लेयर है उस वहाँ पर बीच की 2 लेयर्स मिलके जिस जंक्शन को बनाते हैं उसका नाम है J2. अब बात आती है कि SCR काम कैसे करता है. अब बात आती है SCR काम कैसे करता है. अभी तक हमने ये तो बात कर लिया कि हमारे पास 3 टर्मिनल्स हैं, पर इन 3 टर्मिनल्स को कैसे यूज़ करना है कि जो हमने बात कर रखी है कि हमको कंट्रोल्ड रेक्टिफायर मिल रहा है, वो रेक्टिफिकेशन कंट्रोल मिले, इसके लिए हम इन जंक्शंस को या इन लेयर्स को या इन टर्मिनल्स को कैसे यूज़ करें, हम लोग अब वो डिस्कस करने वाले हैं. सो बेसिकली हमको अगर SCR से काम कराना है या SCR से करंट को कंट्रोल करना है तो हमको क्या करना होगा. लोड इज़ कनेक्टेड इन सीरीज विद एनोड, मीन्स हमको लोड को एनोड के साथ सीरीज़ में जोड़ना होगा. और हम जानते हैं कि सीरीज़ में करंट को फ्लो करने के लिए उसमें लगे हुए सारे एलिमेंट्स को काम करना होगा, तभी हमारी करंट फ्लो करने लगेगी. सो बेसिकली अगर हमने एनोड की सीरीज़ में लोड को लगा रखा है तो लोड में करंट को फ्लो कराने के लिए एनोड से कैथोड के बीच में करंट को फ्लो होना पड़ेगा. अब यहाँ पे हमने सेकंड पॉइंट में लिख रखा है द एनोड इज़ ऑलवेज केप्ट एट हायर पोटेंशियल देन कैथोड. जैसा कि हमने डायोड में भी स्टडी किया है कि वहाँ पर भी 2 टर्मिनल थे, एक एनोड और कैथोड, जिसमें हम लोग एनोड को हायर पोटेंशियल पे रखते थे और कैथोड को लोअर पे रखते थे. यहाँ पर भी हमने एटलीस्ट ये क्राइटेरिया तो पूरा करना ही है कि एनोड को प्लस और कैथोड को माइनस देंगे. उसके बाद गेट टर्मिनल का क्या करना है वो हम आगे के स्लाइड्स में या आगे के डायग्राम्स में डिस्कस करेंगे. हम बेसिकली SCR की वर्किंग को 2 पार्ट में डिस्कस कर सकते हैं. एनोड को प्लस और कैथोड को माइनस रखने के बाद हमारे पास 2 कंडीशंस बनती हैं कि गेट को ओपन रखा जाए, इसका मतलब ओपन सर्किट रखा जाए या कोई पोटेंशियल ना दिया जाए, या फिर उसको पॉजिटिव रखा जाए विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड. सो ये हमारी 2 कंडीशन है जिससे हम SCR की वर्किंग की स्टडी कर सकते हैं. पहली कंडीशन है व्हेन द गेट इज़ ओपन. पहली कंडीशन है व्हेन द गेट इज़ ओपन. जैसा कि हम सर्किट में देख पा रहे हैं, यहाँ डायग्राम में देख पा रहे हैं, हमारे पास 4 लेयर्स हैं P, N, P और N. पहली जो कि लेफ़्ट साइड की लेफ़्ट मोस्ट P लेयर है उसको हम लोगों ने एक RL लोड से होते हुए हमारे सप्लाई के या वोल्टेज के प्लस टर्मिनल से जोड़ रखा है, और हमारी जो राइट मोस्ट लेयर है जो कि N लेयर है जो कि कैथोड है उसको हमने सप्लाई के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ रखा है. सो बेसिकली एनोड हमारा कैथोड के रिस्पेक्ट में हायर पोटेंशियल पे है और कैथोड हमारा लोअर पोटेंशियल पे है. और हम देख रहे हैं कि हमने जो गेट टर्मिनल है जो कि एक P लेयर से जुड़ा है उसको ग्राउंड कर दिया है. यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे J1 और J3 लेयर तो पॉजिटिव होंगे या फॉरवर्ड बायस होंगे, क्योंकि जो J1 लेयर है, J1 लेयर के ऊपर वाला P जो कि एनोड है वो हमेशा हायर पोटेंशियल में होगा एज़ कम्पेयर टू द सेकेंड लेयर जो कि N है, क्योंकि हमारा जो कैथोड है वो लोएस्ट या कहें कि लोअर पोटेंशियल पे है और एनोड हमारा हायर पोटेंशियल पे है, जिसकी वजह से एनोड से कुछ वोल्टेज ड्रॉप होते हुए सेकेंड लेयर को मिलेगा, जिसकी वजह से J1 लेयर के
ऊपर का साइड P हमेशा हायर पोटेंशियल पे होगा एज़ कम्पेयर टू द सेकेंड लेयर N, जिसकी वजह से J1 हमारा फॉरवर्ड बायस होगा। अगर हम J3 लेयर की बात करें तो J3 लेयर में J3 लेयर का जो राइट मोस्ट N है वो हमने नेगेटिव से जोड़ रखा है, जिसकी वजह से जो हमारा थर्ड लेयर P है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा या हायर पोटेंशियल पे रहेगा एज़ कम्पेयर टू द लास्ट लेयर जो कि N। तो इससे हम देख पा रहे हैं कि J1 और J3 हमारे फॉरवर्ड बायस में है, लेकिन जो J2 है उसमें हम देख पा रहे हैं कि हमारी जो N लेयर है जो कि लेफ़्ट साइड में है वो हायर पोटेंशियल पे है एज़ कम्पेयर टू द P लेयर जो कि हमारी थर्ड लेयर है उससे, जिसकी वजह से J2 जो हमारा है वो रिवर्स बायस में रहेगा। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि J2 रिवर्स बायस में है, J1 और J3 फॉरवर्ड बायस में है। और हमने अभी भी डिस्कस किया कि अगर हमको करंट को फ्लो कराना है तो हमको एनोड से कैथोड की तरफ करंट को फ्लो कराना होगा, जिसके लिए J1, J2 एंड J3 ऑल द 3 जंक्शन शुड बी फॉरवर्ड बायस्ड, एंड हियर only J1 and J3 are the forward bias and the mid junction that is J2 वो हमारा रिवर्स बायस में है। सो हमारा जो करंट होगी एनोड से कैथोड वो नहीं फ्लो हो पाएगी और हमारा कंडक्शन पॉसिबल नहीं होगा। अब हम देखते हैं अगर हमने गेट को पॉजिटिव कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड तो क्या होता है। इनिशियली J1 एंड J3 विल बी फॉरवर्ड बायस्ड and J2 will be reverse bias as we have discussed in the last slide. As the gate voltage increases, जैसे जैसे हम गेट वोल्टेज बढ़ाते हैं J2 try to become forward bias, J2 जो है अब फॉरवर्ड बायस होने का ट्राई करेगा, क्योंकि अब P लेयर जो कि J2 के राइट साइड में है वो अब हायर पोटेंशियल पे होने लगी, क्योंकि हमने P टर्मिनल उस P टर्मिनल जो कि गेट टर्मिनल से जुड़ा हुआ है उस पर पॉजिटिव वोल्टेज देना शुरू कर दिया है। एज वी इंक्रीज द गेट वोल्टेज J2 ट्राई टू बिकम फॉरवर्ड बायस एंड इवेंचुअली अंततः आखिरी तक आते आते J2 बिकम फॉरवर्ड बायस। अब J2 हमारा फॉरवर्ड बायस हो गया, J1 और J3 ऑलरेडी हमारे फॉरवर्ड बायस थे, तो अब हमारे पास J1, J2, J3 सारे के सारे चारों लेयर्स एंड तीनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस में हो गए, जिसकी वजह से एक फॉरवर्ड करंट या एक लार्ज करंट फ्लो करेगी एनोड से कैथोड में। अब इस बात को हम इसके VI कर्व में कैसे देख सकते हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमने लेफ़्ट साइड में एक हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमने एक SCR को लिया है और SCR के एनोड से सीरीज़ में एक लोड को लगाया है, और SCR को मिलने वाला यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमने एनोड को लोड के साथ सीरीज़ में जोड़ते हुए एक वेरिएबल सप्लाई के साथ जोड़ रखा है। इसका मतलब ये है कि हम एनोड से कैथोड की सप्लाई को वेरी कर सकते हैं बाय वेरिंग द पोटेंशियोमीटर एज शोन इन द फिगर। और अब हम अगर राइट साइड में कर्व को देखें तो इसमें हमने Y एक्सिस पे करंट को ड्रॉ कर रखा है जो कि एनोड से कैथोड की करंट को बताएगा, और यहाँ पर हमने X एक्सिस पे अप्लाइड वोल्टेज को शो कर रखा है जो कि एनोड से कैथोड अप्लाइड वोल्टेज को बताएगा। अब हम जैसा कि हम देख पा रहे हैं, जब हमने इस सप्लाई को हम इमेजिन कर लेते हैं कि हमने पहले एनोड से कैथोड की सप्लाई को 0 पे रखा था, यानी कि कोई भी सप्लाई नहीं दे रखी है और गेट को ओपन कर रखा है। यहाँ पे हम सर्किट में ये भी देख पा रहे हैं कि हमने गेट को एक वेरिएबल रजिस्टर से होते हुए एक ES सप्लाई दे रखी है। बेसिकली मतलब हम चाहें तो गेट को भी पॉजिटिव कर सकते हैं बाई प्रेसिंग द स्विच, और हम एनोड से कैथोड की सप्लाई को घटा या बढ़ा सकते हैं इनपुट सप्लाई से। तो जैसा हम देख पा रहे हैं कि हमने पहले इनपुट वोल्टेज को या एनोड टू कैथोड वोल्टेज को 0 पे रख रखा है, जिसकी वजह से हमको कोई भी करंट नहीं मिल रही है। अब हमने धीरे धीरे एनोड टू कैथोड वोल्टेज को बढ़ाना शुरू किया, यानी कि हम देख पा रहे हैं अगर हम इस कर्व के फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें तो हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, हम अपने वोल्टेज को
बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं और बढ़ा रहे हैं, कुछ देर के बाद बहुत ही माइन्यूट करंट मिलने लगेगी। अभी हमने गेट को नहीं बढ़ाया है या नहीं ऑन किया है, फिर भी हमने एनोड टू कैथोड वोल्टेज के बढ़ाने के बाद हमको एक माइन्यूट गेट करंट जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमने जब एनोड टू कैथोड वोल्टेज को बढ़ाना शुरू किया तो पहले हमको कोई करंट नहीं मिल रही थी। जैसे जैसे हमने वोल्टेज को बढ़ाया 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 तो हमको एक बहुत ही स्मॉल करंट मिलने लगी। अब ये करंट क्यों मिल रही है, अभी तो हमने डिस्कस किया या अभी हमने कहा कि हमको कोई करंट नहीं मिलेगी जब तक हमने गेट को अप्लाई नहीं किया। तो ये गेट करंट तो ये एनोड टू कैथोड करंट क्यों मिल रही है, जैसा कि हमने इस फिगर में फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में जो इस करंट को दिखा रखा है, मैं उस करंट की बात कर रहा हूँ। तो इस करंट में बेसिकली क्या हो रहा है कि जैसे हम डायोड में देखते हैं कि डायोड जब रिवर्स बायस होता है तो भी एक स्मॉल अमाउंट ऑफ लीकेज करंट बहती है, जिसकी वजह से J2 में भी एक बहुत हल्की सी करंट बहेगी, जिसकी वजह से J1 और J3 के फॉरवर्ड रहने के बाद भी J2 में एक स्मॉल करंट बह रही है, जिसकी वजह से ओवरऑल एक स्मॉल करंट बहेगी, जिसको हम फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में हमने इसको शो कर रखा है, या हम इस करंट को फॉरवर्ड लीकेज करंट के नाम से भी जान सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने एनोड टू कैथोड वोल्टेज को बढ़ाना शुरू किया, बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, बढ़ाते बढ़ाते अगर हम अपने कर्व में फर्स्ट क्वाड में देखें, हमने फॉरवर्ड लीकेज करंट से और बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट ऐसा आता है जिसको हमने इस कर्व में इसको M से डिनोट कर रखा है। ये वो पॉइंट है जब हमने एनोड टू कैथोड वोल्टेज को मैक्सिमम कर दिया है विदाउट अप्लाइंग द गेट वोल्टेज। इस समय पे क्या होगा, जैसा हमने बोला था कि कोई भी करंट नहीं बहेगी जब तक हम गेट को अप्लाई नहीं करते हैं, तो हाँ, कोई करंट नहीं बह रही है। ये जो करंट बह रही है ये एक लीकेज करंट है और ये बहुत ही स्मॉल होगी। ये केवल इसलिए होगी क्योंकि जो हमारा J2 है वो रिवर्स बायस में है और वहाँ पर एक लीकेज करंट या हम कहें कि थर्मली जनरेटेड करंट बहेगी जैसा कि डायोड में बहती है, पर इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि हमको एक लार्ज करंट चाहिए और हमारी लार्ज करंट अब तक नहीं बह रही है। लेकिन पॉइंट M तक आने के बाद हमारे एनोड टू कैथोड हाईली पॉजिटिव हो गए हैं। सॉरी, एनोड जो है कैथोड के रिस्पेक्ट में हाईली पॉजिटिव हो गया है, या कहें कि J1 और J3 जो है हाईली फॉरवर्ड बाइस्ड हैं, तो वहाँ पर उनका जो डिप्लेशन लेयर है वो काफ़ी चौड़ा हो रखा है और वहाँ पर करंट को फ्लो होने के लिए हमारे पास इम्फेल अमाउंट ऑफ पाथ है, मतलब पाथ हमारे पास भरपूर है। अच्छा, जब हमने J1 और J3 को फॉरवर्ड बाइस किया, साथ ही साथ हमारा J2 का रिवर्स बाइस बढ़ता गया। हमने और वोल्टेज को बढ़ाया तो J1 और J3 का फॉरवर्ड बाइस बढ़ता गया, साथ ही साथ J2 का रिवर्स बाइस बढ़ता गया। ऐसे करते करते हम जब M पॉइंट पे पहुंचते हैं तो एनोड का वोल्टेज कैथोड से इतना ज़्यादा है कि J1 और J3 हाईली फॉरवर्ड बाइस्ड हैं और J2 जो है हाईली रिवर्स बाइस है। अच्छा, अगर हम अब कुछ टाइम के लिए डायोड की बात करें तो डायोड में जब हम रिवर्स बायस में रखते हैं और रिवर्स बायस में रखने के बाद हम वोल्टेज को बढ़ाते रहते हैं, तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर हमारा जो रिवर्स बायस वोल्टेज है वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि वहाँ पर ब्रेक डाउन हो जाता है और ब्रेक डाउन होने के बाद एक लार्ज अमाउंट ऑफ करंट बहने लगती है। वैसा ही यहाँ पर भी होगा। अगर हमने एनोड टू कैथोड वोल्टेज को इतना बढ़ा दिया कि वो J2 को ब्रेकडाउन में ले जाए, तो हमारे M पॉइंट के बाद क्या होगा, M पॉइंट के बाद हमारा जो करंट का ग्राफ है वो अचानक से बढ़ने लगेगा और वो हम देख रहे हैं कि लेफ़्ट साइड से अचानक से फर्स्ट क्वाड के में वाई एक्सिस के करीब आकर एक हमको लार्ज अमाउंट ऑफ करंट मिलेगी, जिसको हमने फॉरवर्ड कंडक्शन मोड से डिनोट कर रखा है। अब फॉरवर्ड कंडक्शन मोड से डिनोट कर रखा है, तो बेसिकली क्या हुआ कि हमारा जो करंट था या हमारा जो डिवाइस था वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में आ गया। अब आप कहेंगे या हम सबके मन में ऐसा डाउट
हो सकता है, जनरेट हो सकता है, डाउट आ सकता है कि अभी तो हमने बात किया कि हमारे पास गेट को सप्लाई देने के बाद ही हमारा फॉरवर्ड करंट बहेगी, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं हो रहा। तो ये मोड जो कि एनोड को प्लस और कैथोड को माइनस रखने के बाद हमने उसकी सप्लाई को बढ़ाने के बाद जो कि प्राप्त किया है, ये मोड वैसे तो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड कहा जाता है, पर ये मोड डिज़ायरेबल नहीं है, क्योंकि जैसा कि हम डायोड में भी जानते हैं कि जो हमारा ब्रेकडाउन है वो डिज़ायरेबल कंडीशन नहीं है, इसका मतलब ये है कि ब्रेकडाउन होने से हमारा जो सर्किट है या हमारा जो डिवाइस है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। सो हम बचते हैं कि हमको ब्रेकडाउन में न जाना पड़े। सो ये मेथड तो है जिससे हम फॉरवर्ड लीकेज करंट से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में जा सकते हैं, पर हम इस मेथड को अवॉइड करेंगे। अब हम चलते हैं गेट की सप्लाई की तरफ या गेट को ऑन करने की तरफ। अब अगर हम गेट को ऑन कर दें तो हमने जो कर्व प्राप्त किया था 0 से लेके m तक का, उसको हम m तक जाने से पहले ही इस कर्व को प्राप्त कर सकते हैं, और हमारा जो ग्राफ है वो m तक नहीं जाएगा, उससे पहले ही ऊपर जाके और वापस से IBO से होते हुए फॉरवर्ड कंडक्शन मोड से मिल जाएगा। मतलब बेसिकली अगर हम एनोड टू कैथोड की सप्लाई को या तो बहुत बढ़ा दें ताकि J2 हमारा रिवर्स बायस में है, या फिर हमारे पास दूसरा तरीका है कि हम गेट की सप्लाई को यूज़ करें और उस सेम कंडीशन को बिना अपने डिवाइस को डिस्ट्रॉय किए या डिस्ट्रॉय होने के रिस्क में जाने से पहले ही हम अपने डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं और एनोड से कैथोड की करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब बेसिकली हम गेट से जो हमारा कर्व था 0 to m तक का या O to m तक का, उसको m तक गए बिना हम फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में जा सकते हैं। अब अगर हम रिवर्स बायस में आते हैं तो क्या होता है, मतलब अगर हमारे कर्व में हमको फर्स्ट क्वाड और थर्ड क्वाड में करंट फ्लो होती हुई दिखाई दे रही है। हमने फर्स्ट क्वाड को डिस्कस कर लिया कि हमारे पास फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड है और फॉरवर्ड कंडक्शन मोड है। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में एनोड और कैथोड को हमने एनोड को प्लस और कैथोड को माइनस रख रखा है, और उसके अलावा हमने गेट को पहले सप्लाई नहीं दी थी, तो हमारा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में हमारा डिवाइस था। उसके बाद हमने जैसे जैसे एनोड टू कैथोड सप्लाई को बढ़ाया तो हमने देखा कि वो 0 to m तक होते हुए m पर जाने के बाद वो वापस से IBO पॉइंट पे आते हुए एक फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में आता है। मतलब बेसिकली जो J2 है उसका हमने ब्रेकडाउन करवा दिया और अब हमारी एक लार्ज करंट एनोड टू कैथोड फ्लो हो रही है। या फिर हमारे पास दूसरा तरीका है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में आने का, कि हम गेट का सहारा ले लें ताकि जो एनोड से कैथोड की सप्लाई है वो कम सप्लाई में ही हम J2 को ऑन करा सकें और हमारे J1 J2 J3 तीनों फॉरवर्ड बायस में हो जाएं और एनोड से कैथोड के बीच में एक फॉरवर्ड करंट या लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होने लगे। अब अगर हमने एनोड को माइनस और कैथोड को प्लस कर दिया, बेसिकली इसको ओवरऑल डिवाइस को रिवर्स बायस में कर दिया, तो क्या होगा, जब हमने इस डिवाइस की वर्किंग की स्टार्टिंग की थी, यहाँ डिस्कस करना स्टार्ट किया था, तो हमने फर्स्ट पॉइंट ये रखा था कि पहली प्राइमरी कंडीशन है कि हम एनोड को पॉजिटिव और कैथोड को नेगेटिव रखेंगे, उसके बाद गेट की तरफ आएंगे। तो अगर हमने एनोड को माइनस और कैथोड को प्लस रख दिया तो ये एक रिवर्स बायस डायोड की तरह काम करेगा और हमारे J1 और J3 रिवर्स बायस में हो जाएंगे और J2 हमारा फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा और हमारी एक लीकेज करंट बहेगी जैसे कि डायोड में बहती थी। इसलिए हमारा जो कर्व है वो थर्ड क्वाड में सेम डायोड के रिवर्स बायस के कर्व की तरह दिखाई दे रहा है और इस मोड को हम कहते हैं रिवर्स ब्लॉकिंग मोड और इस करंट को कहते हैं रिवर्स लीकेज करंट। अभी जैसे हमने कर्व में डिस्कस किया, मैंने यहाँ पर वही लिख रखा है कि हमारे पास 3 मोड्स हैं या 3 स्टेट्स हैं। पहला मोड है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड या ऑफ स्टेट। इस मोड में क्या होता है, इन दिस मोड या स्टेट the SCR operation is such that it blocks the forward current conduction that would normally be carried out
बाय ए फॉरवर्ड बायस डायोड। मतलब बेसिकली क्या है ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड क्या है, ये बेसिकली हम SCR को एक डायोड की तरह यूज़ कर रहे हैं और हमने उसको एनोड को प्लस और कैथोड को माइनस यूज़ किया है, पर यहाँ पर इसमें करंट फ्लो नहीं होती, इसीलिए इस मोड का नाम है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, क्योंकि ये फॉरवर्ड तो है लेकिन करंट को फ्लो नहीं करता है या करंट को ब्लॉक करता है। नेक्स्ट है हमारा फॉरवर्ड कंडक्शन मोड या ऑन स्टेट। इसमें क्या होगा, हमारा SCR कंडक्ट करेगा जिसमें एनोड से कैथोड की तरफ एक लार्ज अमाउंट ऑफ करंट बहेगी। और रिवर्स लॉकिंग मोड क्या है, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, जिसमें क्या है कि हमारा ऐसा जैसे नाम से ही डिस्क्राइब हो रहा है कि रिवर्स ब्लॉकिंग मोड मतलब हमारा जो डिवाइस है वो रिवर्स में रहेगा, मतलब एनोड माइनस में और कैथोड प्लस में, या एनोड लोअर पोटेंशियल पे और कैथोड हायर पोटेंशियल पे रहेगा, और ये ब्लॉकिंग मोड में रहेगा। ये रिवर्स बायस्ड डायोड की तरह काम करेगा और यहाँ पे करंट का फ्लो नहीं होगा। अब हमारा आता है कि SCR की इम्पोर्टेंस क्या है, SCR को क्यों यूज़ किया जाए, SCR की क्या खासियत है, SCR बाकी डिवाइसेस से कैसे बेटर है। तो जैसा मैंने लिखा है कि इट हैज़ स्मॉल साइज एंड गिव्स ट्रबल फ्री सर्विस। SCR जो है बहुत ही साइज़ में छोटा होता है और ट्रबल फ्री सर्विस देता है, मतलब बिना किसी परेशानी के हमको सर्विस प्रोवाइड कराता है। रिलायबल है, फास्ट है, बहुत ही लाइट वेट है। यहाँ पर इसको ठंडा करने के लिए किसी एक्स्ट्रा सर्किटरी की ज़रूरत नहीं है, कोई मैकेनिकल पार्ट नहीं है, नॉइसलेस ऑपरेशंस होते हैं। अब आता है कि SCR को किन एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, कहाँ का यूज़ करते हैं। वैसे तो आजकल इंडस्ट्रीज़ में इसका बहुत जगह यूज़ होता है, पर जो मेन एप्लीकेशंस हैं वो कुछ इस तरह हैं। रेक्टिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, रेगुलेटेड पावर सप्लाई में यूज़ करते हैं, जैसे हमारे कंप्यूटर्स में UPS होता है उसमें भी हम इसको यूज़ करते हैं। स्टैटिक स्विचेस की तरह यूज़ करते हैं। स्पीड मोटर को कंट्रोल करने के लिए, मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, बैटरी चार्जिंग के लिए या हीटिंग कंट्रोल के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। कंक्लूजन में हम क्या देखेंगे, कंक्लूजन में फाइनली सीनिकल कंट्रोल रेक्टिफायर दैट इज SCR आर वाइडली यूज इन मैनी एरियाज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। SCR circuits can be used for many power applications as these power electronics components are able to switch high current very easily। हम SCR को पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में वाइडली यूज़ करते हैं और हम देखते हैं कि ये बहुत सारे एग्जिस्टिंग डिवाइसेस से, इवन इसके आने के बाद जो नए हमारे डिवाइसेस हैं उनसे भी कई मामलों में ये बेटर है, और हम इसको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हर जगह वाइडली यूज़ करते हैं। और ये कॉस्ट में चीप है और हम वाइडली अवेलेबल है, हमारे पास आसानी से अवेलेबल है। और लास्ट स्लाइड में थैंक यू। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमारे चैनल में आके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो में वो सारी चीज़ों को इम्प्रूव करूँ। और जैसा कि मैंने बोला कि SCR को हम कई एप्लीकेशंस के लिए यूज़ करते हैं, तो वो सारे एप्लीकेशन जो कि हैं इन्वर्टर, कन्वर्टर, साइक्लो कन्वर्टर, चॉपर, ये सारे एप्लीकेशंस हम आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।